6, ये है AC वोल्टेज applied to a series LCR circuit. Okay. सीरीज LCR सर्किट, यानी कि अब हमारे पास इस सर्किट में इंडक्टर भी है, कैपेसिटर भी है और रेजिस्टर भी है। इस तरीके का सर्किट हमारे पास है। और इसको हमने क्या किया है, वी हैव अप्लाइड AC वोल्टेज। ओके, AC वोल्टेज सोर्स हमने इस सर्किट में अप्लाई किया है। तो इसमें करंट का बिहेवियर क्या होगा, दैट्स व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पे इंडक्टर का जो इंडक्टेंस है उसको हम लोग L कह देते हैं, और ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस C है, और ये रेजिस्टेंस R है। एंड द वोल्टेज सोर्स सिग्नल विच वी हैव अप्लाइड, दिस इज V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा t, जैसे पहले के टॉपिक्स में भी हमने डिस्कस किया था। सो इस टॉपिक का मेन गोल क्या है, व्हाट आर द सब टॉपिक्स एंड पॉइंट्स विच वी हैव टू कवर इन दिस टॉपिक। सो सबसे पहला चीज हम लोग को देखना है इस डिस्कशन में कि व्हाट इज एक्सप्रेशन फॉर करंट, एक्सप्रेशन फॉर करंट क्या है, वही AC करंट है ना। जैसे कि हम लोग जानते हैं I इज इक्वल टू क्या होता है, I0 साइन ओमेगा t प्लस फाइव। तो यहाँ पे I0 जो है मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाई कुछ आएगा, जैसा कि कैपेसिटिव AC सर्किट में आया था हमारे पास। कैपेसिटिव में क्या आया था, XC आया था, इंडक्टिव वाले में क्या आया था, XL। उसी तरीके से जब तीनों एक साथ कनेक्टेड होंगे, सीरीज LCR होगा, तो वहाँ पे भी यहाँ पे कुछ आएगा विच वाज द टोटल अपोजिशन ऑफर्ड टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द सर्किट। सो दैट्स वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड हियर एज वेल। एंड दिस एंगल फाई, ये एंगल फाई क्या होगा, ये भी हम जानना चाहते हैं। ओवरऑल वी वांट दिस एक्सप्रेशन फॉर करंट। ओके, तो ये तो पहली बात हुई जो हमको यहाँ पे पता करनी है। ओके, दूसरी चीज पहले के जैसा ही यहाँ पे हम लोग सिग्नल डायग्राम बनाएंगे, सिग्नल डायग्राम एंड फेजर डायग्राम, सिग्नल डायग्राम और फेजर डायग्राम बनाना है। ठीक है, तीसरी बात क्या करनी है हम लोगों को, and the third thing what we have to discuss about is the power consumed or power dissipated in this series LCR circuit, यानी कि पावर डिसिपेटेड। जैसे कि पहले पुराने सर्किट में भी हमने किया, पिछले प्योरली रेजिस्टिव, प्योरली इंडक्टिव, प्योरली कैपेसिटिव, इन तीनों में ही अलग अलग से किया था हमने। तो यहाँ पे कंबाइंड जब सीरीज LCR सर्किट है, देन व्हाट विल बी द पावर डिसिपेटेड बाय द सीरीज LCR सर्किट, ये हम लोग को निकालना है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म आएगा जो कि हम लोग को जानना है, विच इज पावर फैक्टर। पावर फैक्टर है ना, तो ये क्या होता है पावर फैक्टर, ये जानना हम लोगों को। और एक और जो फोर्थ पार्ट ऑफ डिस्कशन है वो होगा, हाँ ये 1 है, 2, 3, 4th point of the discussion will focus on resonance in series LCR circuit। resonance मतलब इस सर्किट की खासियत ये है कि ये सर्किट में जो है by tuning inductance and capacitance we can
वी कैन कंट्रोल द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन। तो वो हम लोग जानेंगे कि इसमें रेजोनेंस क्या होता है। रेजोनेंस इन सीरीज LCR सर्किट। ओके, रेजोनेंस क्या होता है? तो इसमें हम लोग रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, so these are the points which we are going to discuss in this series LCR circuit. ओके, तो ये सारी बातें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, साथ साथ में लिखते चलेंगे आप लोग। सो इट विल बी क्वाइट बेनिफिशियल, वेरी बेनिफिशियल इफ यू राइट along with me. ओके, वर्क इट आउट। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, लिख लेना, है ना। वीडियो पॉज करके लिखते चलोगे तो इट विल बी अ काइंड ऑफ वेरी इजी टू एब्जॉर्ब थिंग्स। ओके, और इस तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में लिखोगे तो क्लियर रहेगा, क्योंकि पिछले के टॉपिक्स में भी हमने यही स्ट्रक्चर फॉलो किया है, उसके पीछे के टॉपिक्स में भी वी हैव फॉलोड द सेम स्ट्रक्चर। यानी करंट निकालना, फिर सिग्नल डायग्राम, फेजर डायग्राम बताना, फिर पावर डिसिपेटेड, पावर निकालना, उसके बाद फिर ये रेजोनेंस तो पहले नहीं था, बिकॉज रेजोनेंस के लिए इंडक्टर और कैपेसिटर का होना जरूरी है सर्किट में। ठीक है, ओके। सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस टॉपिक। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो ये सर्किट अभी हम लोग बनाए रखेंगे। सो सीरीज LCR सर्किट हम सबसे पहले इसको अब सॉल्व कैसे करें, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो हम लोग को जो फॉलो करना है दैट इज फेजर डायग्राम सॉल्यूशन। ओके, फेजर डायग्राम सॉल्यूशन फॉलो करना है इसके लिए। तो फेजर डायग्राम सॉल्यूशन कहने का मतलब क्या है कि हम लोग वोल्टेजेस को कंसीडर करेंगे अक्रॉस डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स। क्या करेंगे? वोल्टेजेस को कैसे करेंगे। ये पॉइंट ए है, मान लो, इस पॉइंट को बी कह देते हैं, और ये या फिर ऐसा कर लो, इसको पॉइंट्स को हम लोग पॉइंट पी क्यू, अच्छा आर फिर से आ रहा है। अच्छा, इस पॉइंट्स को हम लोग कुछ और नाम देते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू, है ना। इस तरीके से वो पॉइंट्स है, हमने कंसीडर कर लिया। तो एक्स और वाई के बीच में इंडक्टर लगा हुआ है, इसके अक्रॉस का वोल्टेज लेट अस से कि ये है VL, है ना। वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज VL, ओके। और इसके अक्रॉस कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज को कह देते हैं VC, है ना। और इसके अक्रॉस रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज यानी कि बिटवीन द पॉइंट्स Z एंड W, दिस इज VZ, VR, है ना। तो हमने वोल्टेजेस अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट यहाँ पे लिख लिया। तो हम लोग करेंगे क्या यहाँ पे, फेजर डायग्राम सॉल्यूशन का मतलब क्या है, वेक्टर सॉल्यूशन समझ सकते हो इसको, वेक्टर सॉल्यूशन। यानी कि हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेजेस यानी कि इन ऑसिलेटिंग सिग्नल्स को वेक्टर्स की तरह ट्रीट करते हुए, जैसे वेक्टर को सॉल्व किया करते थे, पैरेललोग्राम मेथड होता था, फिर कंपोनेंट डिवीजन मेथड, ये सब करते थे ना हम लोग। सो दैट वे वी कैन सॉल्व। तो हमें जो रिजल्टिंग वोल्टेज है उसका
मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और डायरेक्शन भी मिल जाएगा। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जब रिजल्टिंग वोल्टेज का मिल जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू द करंट विच इज़ फ्लोइंग, तो हम लोग आराम से करंट का भी एक्सप्रेशन लिख पाएंगे। ठीक है, तो हमारा टारगेट क्या है कि इस वोल्टेजेस को, डिफरेंट सर्किट एलिमेंट्स के वोल्टेजेस को वेक्टर की तरह ट्रीट करके फेजर डायग्राम बना देना है, और उन्हीं फेजर डायग्राम यानी वेक्टर डायग्राम की मदद से वेक्टर्स को सॉल्व करके हम लोग रिजल्टेंट वेक्टर वोल्टेज निकाल लेंगे। ओके, सो लेट अस डू दिस। ठीक है, तो डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। सो लेट अस कंसीडर अ सिचुएशन, ऐसा फेजर डायग्राम बनाने के लिए। तो हम लोग जानते हैं पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस के वोल्टेज को बनाए। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज जो होता था किधर हम लोग लेते थे, ये हो गया हमारा वोल्टेज वी आर, एक्स एक्सिस की तरफ ही बनाते थे, और एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग मान लेते हैं करंट के डायरेक्शन को। करंट का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ हमने मान लिया। ठीक है, तो उसके करंट और वोल्टेज क्या था, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में एक ही डायरेक्शन में होता था, इसीलिए हमने क्या किया है कि वोल्टेज को करंट की ही दिशा में बनाया। इसी तरीके से इंडक्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो किधर होगा, करंट के रिस्पेक्ट में। इंडक्टिव, प्योरली इंडक्टिव सर्किट में अगर हम लोग सोचें तो प्योरली इंडक्टिव सर्किट में क्या होता था, करंट लैग करता था। करंट लैग करता था मतलब वोल्टेज आगे निकल जाता था। वोल्टेज अगर आगे है प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, तो वोल्टेज को किधर बनाएंगे, करंट के रेस्पेक्ट में। करंट यहीं रहेगा, करंट के रेस्पेक्ट में हम सारे वोल्टेजेस को बना रहे हैं। तो प्योरली इंडक्टिव के केस में वोल्टेज क्या होता था, लीड करता था। एक्चुअली करंट को लैग करता हुआ हम लोग बोलते हैं, करंट लैग करता है, इसका मतलब वोल्टेज क्या है, लीड करता है। तो इसमें हम लोग बना देंगे वोल्टेज ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा हमारा VL। ठीक है, यानी कि कितना एंगल से लीड करता था वोल्टेज, या कहो करंट कितना एंगल से लैग करेगा वोल्टेज प्योरली इंडक्टिव सर्किट में, तो 90 डिग्री से। तो ये 90 डिग्री एंगल भी है ना। ओके, अब आ जाते हैं VC को बनाना है, वेक्टर। VC वेक्टर को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यानी कि प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के बारे में सोचेंगे। प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता था, वोल्टेज हमारा पीछे रह जाता था। एक्चुअली प्योरली कैपेसिटर, एक चीज़ को याद रखेंगे, तो करंट जो है आगे निकल जाता था वहाँ पे प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में। तो वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर हम लोग को बनाना होगा, वो बनाना होगा किधर, करंट से पीछे बनाना पड़ेगा, क्योंकि करंट आगे है प्योरली कैपेसिटिव में। तो इसको वोल्टेज को हम लोग, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर है उसको हम लोग नीचे की तरफ बनाएंगे, ऐसे नेगेटिव आई एक्सिस की तरफ। तो दिस इज व्हाट वी हैव एज VC। ठीक है, यही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है समझना कि ऐसे VC नीचे कैसे आ गया, क्योंकि करंट से वो पीछे है। करंट प्योरली कैपेसिटिव सर्किट में करंट आगे होता है, तो करंट को आगे बनाने के लिए हमने वोल्टेज को पीछे बना दिया। पीछे मतलब 90 डिग्री पीछे। आई बात समझ में? इस फेजर डायग्राम को ही समझना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये समझ में आ गया, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स आर जस्ट वेक्टर अलजेब्रा टू सॉल्व these 3 वेक्टर्स। तो यहाँ पे 3 वेक्टर्स हैं हमारे पास जिनको हमें सॉल्व करना है, तो उससे हम लोग को रिजल्टेंट वोल्टेज का डायरेक्शन मिलेगा करंट के रेस्पेक्ट में। तो रिजल्टेंट वोल्टेज का जब डायरेक्शन मिल जाएगा तो करंट का भी तो हम लोग एक्सप्रेशन लिख ही सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे तो इन्हीं तीनों वेक्टर्स को हमें ऐड करके इनका रिजल्टेंट निकालना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि देखो 2 वेक्टर्स जो हैं ये VL और VC एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। तो जब अपोजिट में पढ़ रहे हैं तो इन दोनों को, VL और VC को मिला के अगर एक वेक्टर बना लिया जाए, यानी कि इन दोनों को पहले जोड़ा जाए। इनको जोड़ने का मतलब क्या है, इनको घटाना, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शंस में पढ़ रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो जो ज़्यादा मैग्नीट्यूड में होगा उसमें से कम वाले मैग्नीट्यूड को घटा देंगे। तो अब कौन ज़्यादा है, इसके लिए 2 कंडीशंस आएंगे हमारे पास। मान लो कि VL ज़्यादा है हमारे लिए, तो हम लोग पहला कंडीशन ही लेके चलते हैं। लेट अस एज्यूम केस 1 हम लोग लेके चल रहे हैं।
है ना, कि VL ग्रेटर है VC से। तो जब VL ग्रेटर है VC से तो यही डायग्राम क्या हो जाएगा, VL ग्रेटर होगा तो ऊपर हमारा रिजल्टेंट आएगा इसको, यानी कि VL माइनस VC ऊपर की तरफ होगा। तो इसी वेक्टर डायग्राम को हम ऐसा बना सकते हैं। डायग्राम बार बार बनाओगे ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, ठीक है। ये वोल्टेज अक्रॉस R तो वैसे ही रहेगा जैसा है ना, लेकिन ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा, बोलो क्या होगा, VL माइनस VC। समझ में आए? तो तीन वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना था, तो हमने क्या किया है, उसको दो वेक्टर्स में कन्वर्ट किया है। अब दो वेक्टर में कन्वर्ट हो गया तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा देना है। ऑलराइट, सो दिस इज व्हाट वी हैव डन। तो अगर VL VC से ज़्यादा है, कब ज़्यादा होगा ये हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम लोग VL इज ग्रेटर देन VC लेके चल रहे हैं। सो अब क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट, अब ये दो वेक्टर्स में कन्वर्ट हो गए, है ना, दो वेक्टर में कन्वर्ट हो गए, तो इनका रिजल्टेंट निकालना है। कैसे निकालेंगे रिजल्टेंट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्या करेंगे, इन दोनों वेक्टर्स, अब देखो वोल्टेज को वेक्टर ट्रीट करने से हमें ये फायदा हो रहा है, वेक्टर अलजेब्रा का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम इन दोनों वेक्टर का अब रिजल्टेंट निकालेंगे। तो क्या करते हैं, पैरेललोग्राम बनाते हैं पहले इन दोनों वेक्टर की को कंसीडर करते हुए। ओके, इस तरीके से हमने पैरेललोग्राम बना दिया। तो रिजल्टेंट ऑफ दीज टू वेक्टर्स विल बी गिवन बाय द मेन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, यानी कि हमारा जो नेट वोल्टेज है दैट विल बी समवट लाइक दिस, ठीक है। और ये एंगल क्या होगा, देखो करंट की दिशा इधर है, तो इसको हम लोग कहेंगे फाई। तो ये आ गया हमारा V, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वोल्टेज, ठीक है, रिजल्टेंट वोल्टेज हो गया। तो इस रिजल्टेंट वोल्टेज को हम लोग लिखते कैसे हैं, याद करो, रिजल्टेंट वोल्टेज का मैग्नीट्यूड यानी कि V विल बी रिटन एज व्हाट, अंडर रूट इस वेक्टर का स्क्वायर यानी कि VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री पे है ना दोनों, देखो ये दोनों 90 डिग्री पे है, यानी कि VL और VC का जो रिजल्टेंट था उसको जो हमने लाया है ऊपर की तरफ, और VR हमारा आगे की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, तो इसीलिए यहाँ पे 2 + 2 VR इंटू VL माइनस VC इंटू कॉस थीटा भी आएगा, लेकिन वो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो इट इज जस्ट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो पाइथागोरस से भी समझ सकते हो, V जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर। इसको बना लोगे, ये डायग्राम बनाने के बाद ये डायग्राम जरूरी है, इसी समझ में आएगा कि हम पहले VL और VC को ऐड किए हैं, ठीक है। तो लिख लो सब लोग, ओके, राइट इट डाउन। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, इसको अभी हमें और सिंप्लीफाई करना है और सॉल्व करना है, ताकि हम देखेंगे क्या इसको इम्पीडेंस डायग्राम में भी बदला जा सकता है। ओके, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ सर्किट को, तो ओके, तो सो नाउ लेट अस राइट इट फर्दर। V इज इक्वल टू अंडर रूट हमारे पास है वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर का स्क्वायर इंटू VL माइनस VC का होल स्क्वायर। ओके, अब इसको वोल्टेज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I इंटू जेड। अब जेड क्या है, इसको कहते हैं टोटल इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, यानी कि टोटल इम्पीडेंस। अभी के लिए हम लोग लिख देते हैं टोटल इम्पीडेंस
ऑफ सर्किट। जैसे हमने एक्सएल एक्ससी ये सब माना था ना प्योरली कैपेसिटी और प्योरली इंडक्टिव सर्किट के केस में, वैसे ही इस टोटल जो एलसीआर सीरीज सर्किट है उसका टोटल रेजिस्टेंस जैसा कुछ होगा, यानी कि विच इज अपोजिशन ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट इन द सीरीज एलसीआर सर्किट। सो उसी अपोजिशन से कनेक्ट जो क्वांटिटी है, अपोजिशन को बताने वाली क्वांटिटी जो है, दैट इज इम्पीडेंस, एंड वी विल राइट इट यूजिंग जेड। तो आई इंटू जेड हो जाएगा ये। उसी तरीके से इसको देखो, वी आर को क्या लिख सकते हैं, अगर करंट सर्किट में आई है सो दैट कैन बी रिटन एज आई इंटू आर और उसका स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही वी एल को क्या लिखेंगे, देखो आई इंटू एक्स एल, वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर क्या होगा, उससे फ्लो होने वाला करंट इंटू उसका इम्पीडेंस यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, ओके, माइनस आई इंटू एक्स सी और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, सो फर्दर वी गेट आई जेड इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो यहाँ पे आ जाएगा आई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखो आई को कॉमन बाहर निकाल सकते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं कि आई स्क्वायर इंटू एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक, ओके। सो आई जेड फर्दर कैन बी रिटन एज, अब देखो आई स्क्वायर यहाँ भी है, आई यहाँ भी है, दोनों में से कॉमन निकालोगे, रूट में से बाहर जब आएगा तो क्या होगा, रूट में से बाहर हो जाएगा, या फिर पहले एक और स्टेप लिख ही लो नहीं तो कन्फ्यूजन हो सकता है। सो आई स्क्वायर ब्रैकेट में देखो क्या आएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। अब ये आई स्क्वायर रूट से बाहर निकल सकता है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको मैं मिटा रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो हमारे पास आ जाएगा आई जेड इज इक्वल टू आई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो आई से आई दोनों साइड कट जाएगा तो जेड आ गया हमारा, यानी कि ये जेड आ गया, तो जेड से हमको क्या मिलने वाला है, वही जो करंट का एक्सप्रेशन हम लोग लिख रहे थे, तो नीचे पूछ रहे थे कि इसमें वोल्टेज वी नॉट के नीचे क्या होगा, तो वही क्या हमको मिल गया, ओके। सो नाउ लेट अस राइट, तो जेड आ गया हमारे पास फर्दर, यानी कि जेड इज इक्वल टू हो गया अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ गया रेजिस्टेंस नहीं रिएक्टेंस, यानी कि अपोजिशन, यानी कि इम्पीडेंस ऑफर टू द फ्लो ऑफ करंट बाय द सीरीज एलसीआर सर्किट, ओके, दिस इज व्हाट इम्पीडेंस इज। तो ये तो आ गया। तो हम लोग उसी फेजर डायग्राम को जो यहाँ पे हम लोग बनाए थे इस तरीके से, इधर था वी एल माइनस वी सी और इधर था हमारा वी आर, और वी आर के तरफ ही करंट होता है ना। तो अब इसी को हम लोग क्या बना सकते हैं, इस तरीके से रेजिस्टेंसेस और रिएक्टेंसेस का वेक्टर डायग्राम बना सकते हैं, जिसको कहते हैं इम्पीडेंस डायग्राम, ओके। तो इधर हो जाएगा हमारा R और इधर होगा एक्स एल माइनस एक्स सी। तो इसी को अगर इसका भी रिजल्टेंट वेक्टर निकाल दो तो दैट विल रिप्रेजेंट यू जेड, और ये एंगल जो होता है इसको हम लोग कहते हैं फाई, जो कि नेगेटिव में होगा यहाँ पे देखो, क्योंकि करंट इस दिशा में है। हम लोग करंट के एंगल को नापते हैं विथ रिस्पेक्ट टू जो वोल्टेज है, नेट वोल्टेज के हिसाब से, ठीक है। नेट वोल्टेज के हिसाब से इस वोल्टेज के रेस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो करंट जो है पीछे जा रहा है, तो इसीलिए ये फाई होगा, यानी कि नेगेटिव में होगा फाई, ध्यान देना यहाँ पे नेगेटिव। तो देखो इस यानी कि वोल्टेज वाले जो हमारा रिजल्टेंट वोल्टेज वाला जो वेक्टर डायग्राम है
उसको हम लोग इम्पीडेंस डायग्राम में बदल पा रहे हैं डायरेक्ट। तो इसको कहते हैं हम लोग इम्पीडेंस डायग्राम। ओके, इम्पीडेंस डायग्राम है ना। ये कब के लिए है? देखो यहाँ पे कंडीशन ये है कि एक्स VL ग्रेटर देन VC था, है ना। VL ग्रेटर देन VC था, तो इसका मतलब XL यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है XC से ग्रेटर रहा है। ओके, लिख लोगे इसको। ओके, तो हमने जेड पा लिया, इम्पीडेंस डायग्राम बना लिया इसका। अब आगे इसी इम्पीडेंस डायग्राम से हम लोग फेज एंगल भी निकाल सकते हैं। देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है। यहाँ पे हमको जेड चाहिए था और फेज एंगल भी चाहिए था। देखो फेज एंगल क्या होगा, तो फेज एंगल फाई कौन सा फंक्शन लगाया जाए। यहाँ पे देखो हमें परपेंडिकुलर पता है, ये वाला परपेंडिकुलर पता है। इस ट्रायंगल में देखो, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हाइट हमको पता है कितनी है, XL माइनस XC, और बेस पता है जो कि R के बराबर है। हम कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाएं? यस, tan फाई। तो tan फाई अगर हम लगाएंगे तो tan फाई विल बी व्हाट? tan फाई विल बी XL माइनस XC डिवाइडेड बाय व्हाट? R। यानी कि इससे हमको फाई मिल जाएगा। फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XL माइनस XC बाय R। ओके, सो दिस इज व्हाट वी हैव एज फेज एंगल। लेकिन ये फेज एंगल नेगेटिव में हमें लेना होगा, ठीक है। नेगेटिव में क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि जब हम वोल्टेज से करंट को देखेंगे तो करंट पीछे है वोल्टेज से ना, इसीलिए। और करंट के ही एंगल को हम लोग नापते हैं वोल्टेज के हिसाब से। तो ये जो वोल्टेज हमारा जो है यहाँ पे, ये नेट वोल्टेज के अकॉर्डिंग देखें तो करंट इज लैगिंग बिहाइंड। ओके, तो यहाँ पे हियर क्या कह सकते हैं? करंट लैग्स बिहाइंड by this phase angle, this phase difference। तो देखो हमने क्या क्या कर लिया, जेड भी निकाल लिया, फाई भी निकाल लिया। सो नाउ वी आर इन पोजीशन टू राइट द एक्सप्रेशन फॉर करंट, क्योंकि करंट में वही सब चीज़ें हमको चाहिए थी। तो देखो करंट को हम लोग लिख सकते हैं क्या? V0 डिवाइडेड बाय क्या? जेड। क्योंकि उस डब्बे में जो नीचे एक डब्बा था हमारा, उस डब्बे में क्या होगा? जेड। ओके, वही तो I0 होगा। और साइन ओमेगा t प्लस फाई, और फाई भी हमने निकाल लिया यहाँ पे। तो फाई भी निकाल लिए, जेड भी निकाल लिए, तो करंट मिल गया हमको। और यही चीज़ जो है ये क्या है? V0 बाई जेड इज I मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट, एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट इन द सर्किट। ओके, सीरीज LCR सर्किट। तो इस तरीके से हमने देखा क्या कि करंट का एक्सप्रेशन आया I इज इक्वल टू V0 बाई जेड साइन ओमेगा t प्लस फाई। और जेड क्या है? जेड वहाँ पे हमने लिखा हुआ है अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो ये तो करंट का एक्सप्रेशन हो गया, है ना। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट फेजर डायग्राम और सिग्नल डायग्राम। ये VL इज ग्रेटर देन VC ही लेके चल रहे हैं अभी हम लोग VL लेस देन VC जब होगा उसकी बात भी कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज
तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा क्या कि XL ग्रेटर देन XC है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि करंट लैग्स बाय फाई, यानी कि फाई नेगेटिव है एक तरीके से कहो तो, यानी कि इस एंगल को कहेंगे क्या, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों हुआ? इस तरीके के सर्किट को कहते हैं हम लोग इंडक्टिवली डोमिनेंट सर्किट। क्या कहते हैं? इंडक्टिवली डोमिनेंट सर्किट। क्यों कहते हैं? क्योंकि इंडक्टर के द्वारा जो ऑफर किया जा रहा है ऑपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट इज ग्रेटर देन जो कैपेसिटर के द्वारा किया जाएगा, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इज मोर देन कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कहेंगे इसको इंडक्टिवली डोमिनेंट LCR सर्किट। ठीक, तो ये हमने केस 1 जो किया उसका था। फेज डायग्राम भी हमने बना लिया, फेजर डायग्राम। तो फेजर डायग्राम वही है, वोल्टेज वाला ही डायग्राम को फेजर डायग्राम में कह सकते हो, या फिर इम्पीडेंस डायग्राम को भी फेजर डायग्राम की तरह कंसीडर कर सकते हो। XL माइनस XC जो आया था, इधर R था हमारा, इसी की तरफ करंट होता था फ्लो, और हम लोग जो इम्पीडेंस है टोटल इम्पीडेंस को ऐसे बना सकते हैं। तो ये वाला एंगल, इस तरीके का एंगल को हम लोग कहते हैं फेज एंगल फाई। तो करंट क्या है, इसमें पीछे रह जा रहा है वोल्टेज से। वोल्टेज तो इसकी दिशा में है, जो रिजल्टेंट इम्पीडेंस है उसकी दिशा में है वोल्टेज हमारा, है ना। तो देखो वोल्टेज आगे है, करंट पीछे है। तो इसके लिए जब हम लिखने जाएंगे करंट का एक्सप्रेशन ना, तो उसमें ध्यान दे के हमको लिख लेना है कि साइन ओमेगा टी माइनस फाई। यहाँ पे माइनस जरूर लगा देना है, क्योंकि करंट पीछे है वोल्टेज के हिसाब से, है ना। ओके, नाउ let us discuss capacitively dominant series LCR circuit। लिखते चलना, है ना। ओके, इरेज कर रहा हूँ, लिख लिए होगे, पॉज करके लिख लेना, ठीक है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं केस 2। XL इज लेस देन XC, यानी कि अब इस बार कैपेसिटिव रिएक्टेंस ज़्यादा है LCR सर्किट का। तब क्या होगा, इसको कहेंगे कैपेसिटिवली डोमिनेंट सीरीज LCR सर्किट। है ना। तो सिंपल सी बात है, जब कैपेसिटिवली डोमिनेंट होगा तो जो हमारे पास वोल्टेज सिग्नल्स थे हमने इस तरीके से बनाया था। इधर था हमारा VR और ऊपर की तरफ था हमारा VL और नीचे की तरफ था VC। ठीक, ये सर्किट था इस तरीके से। तो जब अब इन दोनों वेक्टर्स को हम लोग एक करेंगे, तो आगे फिर से इसी डायग्राम को दोबारा रीड्रॉ करेंगे, तो हम देखेंगे क्या कि जो वोल्टेज है वो तो वही रहेगा, यानी कि करंट की ही दिशा में अक्रॉस द रेजिस्टर वाला वोल्टेज जो है वो तो करंट की ही दिशा में रहेगा। ओके, लेकिन इन दोनों का रिजल्टेंट, क्योंकि अब VC ज़्यादा है VL से, तो रिजल्टेंट किधर आएगा, वो VC अपने तरफ खींच लेगा इसको। तो यहाँ पे अब क्या होगा, VC माइनस VL होगा, और वो होगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आई बात समझ में। तो नीचे की तरफ होगा, तो अब VR और VC का रिजल्टेंट निकाल देते हैं हम लोग। तो इनका रिजल्टेंट क्या होगा, इस तरीके से होगा, विच विल बी रिजल्टेंट वोल्टेज।
ठीक है। तो देखो कैपेसिटिवली जो डोमिनेंट एसी एलसीआर सर्किट है ना, उसमें वोल्टेज से आगे है करंट, तो इसको अब हम लोग पॉजिटिव में फेज एंगल लेंगे फाई। ठीक है, तो कुछ चेंज नहीं हुआ, बस क्या हुआ कि अब VC के तरफ हो गया, हमारा रिजल्टेंट फिर से वैसा ही आएगा, यानी कि हम लोग वोल्टेज को फिर से लिख सकते हैं अंडर रूट, देखो क्या, VR² प्लस VC माइनस VL, वहाँ पे लिख रहे थे VL माइनस VC, यहाँ पे VC माइनस VL हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को फर्दर सॉल्व करोगे तो Z फिर से वही आ जाएगा, यहाँ पे VR² प्लस VR² कह रहे हैं, R² प्लस क्या, XC माइनस XL का होल स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा इम्पीडेंस, इस केस में वही चीज़ है, बस XC माइनस XL हो गया। इट विल रिमेन सेम, मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, फिर से अब यहाँ पे cos फाई अगर हम लोग को बताना हो, cos फाई बताना हो, हाँ इसी का देखो इम्पीडेंस डायग्राम भी बना सकते हो। इसी से हम लोग इम्पीडेंस डायग्राम कैसा बनाएंगे, अगर बनाना चाहो तो इम्पीडेंस डायग्राम फिर से वैसे ही बनाएंगे हम लोग भी। इधर क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ हो जाएगा XC माइनस XL, और इधर तो R है, R, तो Z किधर होगा, इन सबको भी हम लोग वेक्टर की तरह ट्रीट कर रहे हैं इम्पीडेंसेस को। ठीक है, तो ये Z हुआ, तो एंगल, फेज एंगल क्या हुआ, ये वाला फाई, फेज एंगल फाई हो गया। तो यहाँ पे cos फाई बताने के लिए क्या बोलोगे, ये परपेंडिकुलर बाय बेस, तो बेस तो हमारा R है, बेस तो R है, परपेंडिकुलर क्या है, XC माइनस XL, तो क्या लिखेंगे, cos फाई कह रहे हैं tan फाई, यहाँ पे tan फाई विल बी इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन R, यानी कि फाई अगेन आ गया हमारा, फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। ठीक है, तो हमें Z मिल गया, फेज एंगल मिल गया। फिर से हम करंट का एक्सप्रेशन लिख सकते हैं बड़ी आराम से, है ना। तो ये उसी जो डिस्कशन अभी हमने किया XL ग्रेटर देन XC के लिए, वैसे ही अब ये वाला भी XC ग्रेटर देन XL के लिए है। यानी कि यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे फाई, फिर से हम लोग करंट का अब एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, फाई यहाँ पे पॉजिटिव लेना होगा। पॉजिटिव क्या लेना होगा, क्योंकि देखो जो वोल्टेज का डायरेक्शन है उससे करंट जो है ना आगे है, तो इसीलिए फेज एंगल को, फाई को क्या लेंगे, पॉजिटिव, क्योंकि करंट को ही तो हम बताते हैं वोल्टेज को रेफरेंस मान के, है ना। तो करंट का एक्सप्रेशन अब हम लोग वी कैन राइट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा t प्लस फाई, यहाँ पे प्लस लिखेंगे अब, और यहाँ I0 जो है दैट इज इक्वल टू V0 अपॉन Z, एंड फाई क्या है, tan इनवर्स XC माइनस XL अपॉन R। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग समझेंगे। इसमें क्या होगा, ओके, इस सर्किट में क्या होगा, फॉर XC ग्रेटर देन XL, यानी कि इंडक्टिवली डोमिनेंट सर्किट क्या है, फेज एंगल पॉजिटिव होगा, है ना। यानी कि हम लोग कहेंगे क्या, करंट लीड्स द वोल्टेज बाय ए फेज डिफरेंस ऑफ 5। देखो वोल्टेज के रेफरेंस में क्या है, करंट आगे निकल गया ना, ठीक है, तो इसलिए यहां पे कहेंगे करंट लीड्स when XC is greater than XL, या यूँ कहो XL is less than XC, अब जैसे भी देखना चाहो इसको। ठीक है, तो ड्रॉ करो इसको,
मोर यू ड्रॉ वेक्टर डायग्राम मोर क्लियरर इट विल बिकम फॉर यू। तो बार बार जितना ड्रॉ करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। यूज योर नोटबुक एंड पेन एंड मैकेनिकली डू अलॉन्ग विथ मी, तभी फायदा होगा। ऑलराइट, merely watching the video will not help until and unless you have written at least for 1-2 times। तो हमने देखो करंट के भी एक्सप्रेशंस पता कर लिए। एक्सप्रेशंस पता करने का मतलब क्या है, इम्पीडेंस पता कर लिया सर्किट का, और फेज एंगल, फेज डिफरेंस भी पता कर लिया वोल्टेज और करंट के बीच में। तो फेजर डायग्राम भी बना लिया। सिग्नल डायग्राम, अच्छा इस केस में देखो सिग्नल डायग्राम कैसा होगा। अगर हम सिग्नल डायग्राम बनाएं, सिग्नल डायग्राम, तो वोल्टेज सिग्नल को तो हम हमेशा ऐसे ही बनाएंगे, साइनोसॉइडल, यहाँ पे पाई, यहाँ पाई बाय 2 पाई। तो करंट जो है लीड करता है वोल्टेज को लीड करता है। तो करंट को कहाँ से शुरू करेंगे, एक फेज एंगल ऊपर से शुरू करेंगे। जैसे मान लो इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस जो है, ये इसका मैक्सिमम और करंट का मैक्सिमम यहाँ पे आता है। हाँ, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो कुछ इस तरीके से एंगल बनाएंगे, तो दोनों मैक्सिमा के बीच में और मिनिमा के बीच में फेज एंगल पाई मिल रहा है, यानी कि करंट के मैक्सिमा और वोल्टेज के मैक्सिमा। ये वाला जो है पीला वाला, ये करंट, और उजला वाला जो है वोल्टेज। तो इन दोनों वोल्टेज और करंट के बीच में देखो, इसी को हम लोग कह रहे हैं फेज डिफरेंस। और करंट ऊपर से शुरू हो रहा है, जब वोल्टेज 0 है तो इसको कहेंगे क्या, करंट लीड कर रहा है। इस तरीके का सिग्नल बना सकते हो फॉर कैपेसिटिवली डोमिनेंट LCR सीरीज सर्किट। उसी तरीके से जब इंडक्टिवली डोमिनेंट होगा तो करंट कहाँ शुरू होगा, नीचे से शुरू होगा। ठीक है, इसी तरीके का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो पिछले सेक्शन ऑफ टॉपिक में। ओके, सो दिस यानी कि पहला जो पार्ट ऑफ डिस्कशन था, पहला और दूसरा पार्ट, वो ख़त्म हो गया इस डिस्कशन में। अब हम लोग डिस्कस करेंगे